कर्नाटक हुकूमत ने बीबीएमपी को हिदायत दी है कि जानवर को ज़िबाह करने से पहले बेहोश करना जरूरी है। कर्नाटक हुकूमत का मानना है कि इस फैसले से जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ज़िबाहखानों और चिकन सेंटरों में इस हुक्म को नाफिज करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने बीबीएमपी से रिपोर्ट भी तलब की है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी हुकूमत में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात की बाज़गश्त दिल्ली तक पहुंचती दिखाई दे रही है। रियासत के तमाम 44 कांग्रेस अरकान असेंबली इस मामले पर पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली आने पर गौर कर रहे हैं। जराये के मुताबिक एमवीए कांग्रेस की हलीफ शिवसेना और एनसीपी के दरमियान रसाकशी चल रही है। साथ ही इत्तेहाद में तीसरे पार्टनर के तौर पर सबसे कम सीटें वाली पार्टी कांग्रेस भी मुख्तलिफ नजर आ रही है। दूसरी जानिब ऐसी भी खबरें आई थी कि शिवसेना एनसीपी से नाराज चल रही है, क्योंकि शिवसेना को ऐसा लगने लगा था कि वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल, जो एनसीपी कोटे से हैं, वो बीजेपी के तय नरम रवैया रखते हैं। पंजाब में भारी अक्सरियत से जीतने वाली आप अब दीगर रियासतों में अपना सियासी मैदान मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। गुजरात में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में आपने रियासत में कई प्रोग्रामों का मंसूबा भी बनाया है ताकि इंतखाबात में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। आपके कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के साथ अहमदाबाद में हैं। आज केजरीवाल और भगवंत मान ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। आपका 2 किलोमीटर का रोड शो भी होगा। पार्टी ने इस रोड शो का नाम तिरंगा यात्रा रखा है। केजरीवाल और मान का इतवार को अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर जाने का प्रोग्राम है। वाज़ेह है कि केजरीवाल ने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि आप गुजरात की तमाम 182 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यहीं बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं जिस धरती से आता हूँ वो शहीदों की धरती है। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, मतलब हर गांव में आपको जाके पता चल जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले कितने परवाने थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। तो गांधी जी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखित चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में, पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के गुजरात दौरे पर तनकीद की है। लोगों को गुंडे कहना, दंगई कहना, चंद वोटों के लिए, एक विशेष वर्ग की वोटों के लिए सारे गुजरात के समुदायों के बारे में बुरा बोलना अरविंद केजरीवाल जी अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक नौटंकी करते हैं। मेरे पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, प्रोटेस्ट से निकले हुए लोग आज प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं करते। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं गुजरात के लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये खुद इतना बड़ा दंगई है, इसका काम लोगों को उकसाना है। आज गुजरात के लोगों को दंगई बोल रहा है, आज गुजरात के लोगों को गुंडा बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक विशेष वर्ग के लोगों की वोटें लेना चाहता है। गुजरात के लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। ऐसे दंगइयों को मुंह तोड़ जवाब देंगे गुजरात के लोग वक्त आने पर। याद रखना अरविंद केजरीवाल जी, तुम दंगई हो, लोग तुम्हें जवाब देंगे।
आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नई दिल्ली में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 85 पैसे और कोलकाता में 84 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। ताजा तरीन तरमीम के साथ दिल्ली में पेट्रोल 102.61 फी लीटर फरोख्त होगा, वहीं डीजल 93.87 फी लीटर फरोख्त होगा, जबकि मुंबई में पेट्रोल की फी लीटर कीमत मुसलसल इजाफे के बाद 117.57 पर पहुंच गई, वहीं डीजल की कीमत 101.79 पर फरोख्त हो रही है। मिडिल क्लास के लोगों को सैलरी बढ़ती नहीं है, गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है, हम लोग के नौकरी करने वाले को जेब खर्च के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमको तो नुकसान है, कोई फ़ायदा तो कुछ है नहीं में इतना महंगाई हो रही है और परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पैसा भी तो कम बढ़ा रहे हैं, 80 पैसे एक रुपये जिस हिसाब से इंटरनेशनल रेट हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, उसके हिसाब से तो 120 रुपये 110 रुपये होना चाहिए रेट। और ये अपने हाथ में कोई है भाई, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सारा जो है अपना क्रूड ऑयल, तो जिस रेट से मार्केट रेट होगा उसी के हिसाब से जो है रेट बढ़ेंगे। रोज़ का आम जो लाइफ है वो जीना मुश्किल हो गया है। रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार पैसे बढ़ते हैं, हमारी इनकम तो वही है जिससे कि हमारी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आदमी का जो जीवन है वो मुश्किल हो रहा है। जेब पे फ़र्क पड़ता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। आगे रेट बढ़ता नहीं है, क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जेब पे तो हर एक के खर्च पड़ रहा है, अभी जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चे अभी जो है ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो डेली बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल पे, उसमें थोड़ा सा कम किया जाए इसको। महंगाई के खिलाफ गुजरात में कांग्रेस के एहतजाज का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस कारकुन रियासत भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। जामनगर, अरवाली, दाहोद, अमरीला और सूरत अजला में कांग्रेस अरकान असेंबली और कारकुनान मरकज के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। इसी दौरान एहतजाज के अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महंगाई के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जमकर तनकीद की गई। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दौरान आदादो शुमार के जरिए मोदी हुकूमत पर निशाना लगाया। ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइसेस, ऐसा लगता है मोदी जी इस घर के और भारतीय जनता पार्टी इस देश की महिलाओं की दुश्मन है। घर के बजट की भी भारतीय जनता पार्टी दुश्मन बन गई है, दुश्मन के नजरिए से देखती है। पिछले 2 महीने में ये 346 रुपया बढ़ चुका है, केवल पिछले 2 महीने में। फरवरी मार्च के अंदर ये 346 रुपया बढ़ चुका है। पिछले 8 साल में 845 रुपया बढ़ चुका है। अब तो पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया। मोदी जी कहते थे पकोड़े तलो, कहां से पकोड़े तलें, बाहर खाना मुश्किल हो गया, रेडी पर खाना मुश्किल हो गया। जैसा मैंने कहा था, भाजपा की चुनावी जीत अब इस देश में लूट का लाइसेंस बन गई है। चुनाव तक कीमतों में ब्रेक लगाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते जाते हैं और उसके बाद जनता की जेब लूटने लग जाते हैं। हां, एक बात माननी पड़ेगी मोदी जी और भाजपा की, एक मामले में वो धर्मनिरपेक्ष हैं। वो हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते, वो महंगाई है। अकेले मुसलमान पर नहीं, हिंदू पर भी लगाते हैं और बराबर लगाते हैं। सच्चाई यह है मेरे साथी, सत्ता का अहंकार सत्ता में बैठे हुक्मरानों के सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि देश को धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। धर्म के आधार पर बांटिए, पूंजीपतियों की जेब में पैसा डालिए, वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल करिए और लोगों को बेवकूफ बनाइए। हुआ छोटे से वक्फे का।
के बाद इस्तकबाल। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवपा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादुले ख्याल किया। दोनों लीडरों की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। शेर बहादुर देवपा आज सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के वजीर आजम के इस दौरे को कई मानों में अहम समझा जा रहा है। इस दौरे से हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते में मजीद मजबूती आएगी। नेपाल रवाना होने से पहले 3 अप्रैल को शेर बहादुर देवपा वाराणसी का भी दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवपा 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत आए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। हालांकि कल तीसरे दिन की अगर बात करें तो कल तीसरे दिन वो उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पहुंचने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, इसके साथ साथ नेपाल का जो एक मंदिर है वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे। जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, कई उनके मसले हैं और ख़ास तौर पर भारत और नेपाल के बीच में जो एक मजबूत दोस्ताना रिश्ता कई सालों का रहा है, तो किस तरह से उस रिश्ते को और आगे मजबूत करना है। और पिछले कुछ सालों के दौरान जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भारत और नेपाल के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आई थी, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के साथ में जिस तरह से एक गठजोड़ कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से भारत का जो एक सीमा विवाद का जो मसला है, भारत का जो भूभाग एरिया है, उस पर जिस तरह से नेपाल के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से दावा किया गया था, इन तमाम मसलों पर वो चाहेंगे कि वो आकर के भारत के साथ में फिर से एक मजबूत रिश्ता बनाए और भारत के साथ में जिस तरह से एक थोड़ी सी कड़वाहट आई थी रिश्ते में, उसको दूर करें। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत का कद लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए नेपाल भी चाहेगा कि भारत के साथ में उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र गोसाई के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 8 साल बाद हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान रेल सर्विस एक बार फिर शुरू हुई है। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवपा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल सर्विस का इफ्तिताह किया। ये रेल बिहार के जयनगर से नेपाल के जंगपुर के रास्ते कुर्था तक पहुंच जाएगी। 3 अप्रैल से आम मुसाफिर भी इस रेल से सफर के दौरान लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान रेल सर्विस का कुल फासला 34.9 किलोमीटर है। रेल सर्विस के इफ्तिताह के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रेल सर्विस के आगाज से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। देवबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देवबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। औरंगाबाद के मजाफाती इलाके दौलताबाद में रेलवे कंटेनर की 8 ट्रॉली पटरी से उतर गई है। यह हादसा आज सुबह पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल है। रेलवे आमदरफ्त बहाल करने के लिए कोशिशें हुनूस जारी है।
सऊदी अरब मुत्तहिद अरब अमारात में आज पहला रोजा है। सऊदी अरब के इलाका होता सदीर में कल चांद नजर आया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोजा है। अफगान हुकूमत ने यकुम रमजान को आज तातील का ऐलान किया है। वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज चांद देखा जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में कल चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में 3 अप्रैल को पहला रोजा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकनी मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने कहा है कि रमजान का चांद नजर आने पर आज से तरावी का सिलसिला शुरू होगा। लोगों से चांद देखने की अपील की है। अप्रैल को पूरे मुल्क में रमजान मुबारक का चांद इंशाअल्लाह देखा जाएगा। अगर चांद नजर आ जाता है तो पूरे मुल्क में आज से तरावियों का एहतमाम होगा और कल यानी 3 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। और चूँकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ और एक अच्छे माहौल में कोविड के दौर के बाद हम लोग रमज़ान मनाएंगे तो लोगों में ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा जोश और खरोश है। लिहाजा तरावियों में भी हर जगह ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया के साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मीटिंग भी हुई है और यही सबसे अपील की गई है कि तमाम जगह साफ़ सफाई है, सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए जाए। पानी जो कि गर्मी ज़्यादा है लिहाजा पानी का भी माकूल इंतज़ाम किया जाए। और सभी रोज़ेदारों से अपील है कि हर मस्जिद में जो कि इस साल 2 साल के बाद अफ्तार भी होगा तो लिहाजा अफ्तार में भी गरीब और गुरबा को ज़रूर शामिल करें और इस अफ्तार के वक्त अल्लाह से इस बात की ज़रूर दुआ करें कि अपने मुल्क के अल्लाह ताला हर तरीके से हिफाजत फरमाए। मुंबई के मशहूर क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल की मौत हो गई है। उनके वकील तुषार खंडारे के मुताबिक प्रभाकर सेल की मौत चंबूरा के महूल इलाके में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आपको बता दें कि प्रभाकर सेल की समीर वाकड़े पर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद समीर वाकड़े से तफ्तीश शुरू हुई थी। मामले की जांच करने वाली एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सेल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। उस वक्त समीर वाकड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे।